Hello, students of class 7. Today we are going to read The Voice of Our Conscience, chapter 4, line to line. So, this story is about two friends. Juman Sheikh and Algu Chaudhry. ये दोनों ही फ्रेंड्स जो थे वो एक दूसरे के बहुत अच्छे फ्रेंड्स रह चुके थे, लेकिन जब जजमेंट की बात आती है, जब गवर्नमेंट की बात आती है, तो वो लोग पंचायत में अपने अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को कैसे संभालते हैं और कैसे हमारी जुडिशरी को वेल नोन जो जिस प्रिंसिपल पर वो जाने जाती है हमारी न्यायपालिका, उस सिस्टम को अप्रोच करते हैं और उस सिस्टम को रिप्रेजेंट करते हैं, वो हम देखेंगे। द वॉइस ऑफ आवर कॉन्साइंस। हमारा कॉन्साइंस क्या होता है स्टूडेंट्स? जो हमारे मन की बात होती है ये समझने की कि ये सही है या गलत है, उसको हम हमारे मन की बात को कॉन्साइंस बोलते हैं। लेट्स बिगिन विद इट। जुमान शेख एंड अलगू चौधरी हैड बीन क्लोज फ्रेंड्स फ्रॉम देयर चाइल्डहुड। वो अपने बचपन से ही क्लोज फ्रेंड्स रहे थे। द टू वर इंसेपरेबल एंड लिव्ड क्लोज टू ईच अदर इन द सेम विलेज। दोनों को ही एक दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता था और सेम विलेज में वो लोग एक दूसरे के घर के पास में रहते थे। देयर फ्रेंडशिप वॉज फाउंडेड ऑन अ कॉमन आउटलुक एंड अ डीप ट्रस्ट इन ईच अदर। उनकी फ्रेंडशिप कब बनी थी? एक दूसरे के डीप ट्रस्ट, गहरे ट्रस्ट के ऊपर बनी थी और उनकी फ्रेंडशिप बहुत फाउंडेड ऑन कॉमन आउटलुक, मतलब कि कॉमनली डीप ट्रस्ट के बेसिस पे ही उनकी फ्रेंडशिप बनी थी। नीदर एनी डिस्कॉर्ड और नॉर एनी रैंको एवर ब्लेमिश दिस देयर फ्रेंडशिप। डिस्कॉर्ड मतलब होता है डिसएग्रीमेंट और रैंकर मतलब होता है बिटरनेस। तो कोई भी डिस्कॉर्ड, डिसएग्रीमेंट या कोई भी बिटरनेस उनकी फ्रेंडशिप को कभी स्पॉइल नहीं कर पाई। जुमान असाइंड द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ लुकिंग आफ्टर दिस हाउस एंड फैमिली टू अलगू व्हेन ही ट्रैवल्ड। जुमान अपनी घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी अलगू को देते थे जब वो घर से बाहर निकलते थे, एंड अलगू डिड द सेम व्हेन रिक्वायर्ड। और अलगू भी वही करते थे जब उनको ज़रूरत पड़ती थी। जुमान वॉज अ डीपली रिलीजियस मुस्लिम। जुमान एक डीपली रिलीजियस मुस्लिम थे, वाइल अलगू वॉज अ डिवॉल्ट हिंदू। और अलगू एक डिवॉल्ट हिंदू थे, मतलब दोनों ही अपने अपने रिलीजन को अच्छे से मानते थे, गहराई से उनको मानते थे, लेकिन फिर भी एक दूसरे के अच्छे फ्रेंड्स थे। In spite of many differences in their culture, festivals and food habits, उनके कल्चर में, फेस्टिवल्स में और फूड हैबिट्स में इतने सारे डिफरेंसेस होने के बाद भी दे स्टिल रिमेन फास्ट फ्रेंड्स एज देयर थॉट्स वर सिमिलर। दोनों की ही सोच मिलती जुलती थी, इसलिए वो दोनों बेस्ट फ्रेंड्स थे। द विलेजर्स एडमायर्ड द फ्रेंडशिप बिटवीन द टू एंड लव्ड देम फॉर इट। और जो गांव वाले लोग थे वो उनकी फ्रेंडशिप से बहुत खुश होते थे और उन दोनों को भी अच्छे से रखते थे। द टू हैड देयर बेसिक एजुकेशन अंडर द टटलेज ऑफ जुम्मन्स फादर। दोनों को ही अपनी बेसिक एजुकेशन जुम्मन के फादर ने दी थी, मतलब कि वो उनको ट्यूटर थे उनके। टटलेज मतलब इंस्ट्रक्शंस, तो उनके इंस्ट्रक्शंस पर ही दोनों ने अपनी बेसिक एजुकेशन को पूरा किया है। जुमान ग्रू अप एंड बिकम डिपेंडेबल राइटर ऑफ डीड्स एंड एग्रीमेंट्स। जुमान बड़े हो गए और वो जो लीगल एग्रीमेंट्स बनते हैं और डीड्स बनते हैं उनके डिपेंडेबल राइटर बन गए। बड़े होकर उनका बिजनेस क्या था कि वो डीड्स और एग्रीमेंट्स के राइटर बन गए। डीड्स क्या होता है स्टूडेंट्स की एक ऐसा लीगल डॉक्यूमेंट जिस पर सिर्फ एक ही पर्सन के साइन होते हैं। वो लीगली अगर कोई चीज़ को साइन करता है तो उसको डीड बोलते हैं। और एग्रीमेंट्स जो दो, उसमें लिटरली दो पार्टीज़ होती हैं। तो डीड्स और एग्रीमेंट्स लिखने वाले या बनाने वाले जो राइटर होते हैं, तो जुमान शेख वो बन गए थे बड़े होकर। द राइटर्स ट्रीटेड हिम विद रिगार्ड फॉर इस और द विलेजर्स ट्रीटेड हिम विद रिगार्ड फॉर दिस। तो जो विलेजर्स थे वो उसकी बहुत रिस्पेक्ट करते थे। अलगू डिडंट क्विट लूज हिज इन्फ्लुएंस इन द विलेज। और अलगू ने भी विलेज में, गांव में अपना इन्फ्लुएंस ख़त्म नहीं होने दिया। ही वॉज अफ्लुएंट, वो उनके पास पैसा था, एंड दैट गॉट हिम द प्रेस्टीज एंड रिस्पेक्ट बिफोर द विलेजर्स। और उसी की वजह से विलेजर्स उनकी भी रिस्पेक्ट करते थे। All went smoothly until there arose a dispute between जुम्मान and his खाला। सब कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन अचानक से जुम्मान की उनकी खाला के बीच में एक डिसएग्रीमेंट हो गई, एक लड़ाई हो गई। जुम्मान हैड एन ओल्ड लोनली आंट विथ नो वन इन हर फैमिली। जुम्मान की एक आंटी थी, आंटी उनकी मम्मी की सिस्टर थी, उनकी मासी थी, तो उनकी फैमिली में और कोई नहीं था। शी वॉज लकी टू हैव सम प्रॉपर्टी इन हर नेम। उनकी अपने नाम से कुछ प्रॉपर्टी थी। फॉर हर अनकीप इन हर ओल्ड एज,
She offered to bequeath her land to Juman in exchange of food and shelter until the demise. तो खाला ने अपनी जो प्रॉपर्टी थी वो जुम्मान को पास ऑन कर दी थी। बिक्विथ मतलब उनको पास कर देना। तो अपनी ज़मीन उनको पास कर दी थी और बदले में वो ये चाहती थी कि उनके मरने तक जुम्मान उनका खाना और रहना की जिम्मेदारी ले ले। जुमान एग्रीड। जुमान को भी ये सही लगा, वो सहमत थे। एंड द डील वॉज स्ट्रक, और उन दोनों के बीच में एक डील बन चुकी थी। The old aunt moved to Juman's house where she was accepted with warm and welcome. और जो old aunt थी, उनकी खाला थी, वो जुमन के घर पे आई और वो वेलकम उनको अच्छे से स्वागत किया गया उनका। She hoped that she could live and die with dignity in love for the foster home. वो यही आशा लेकर आई थी कि वो यहीं पर रहेंगी और यहीं पर मर जाएंगी अपने अगले घर में और उनको प्यार से रखा जाएगा। The responsibility of looking after the old lady फेल ऑन जुम्मन्स वाइफ करीमन। और उनकी आंटी की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी उनको देख रेख करने की थी वो जुम्मन की वाइफ करीमन के ऊपर आ गई। एज डेज वेंट बाय द वाइफ्स लव फॉर द ओल्ड लेडी बिकेम टू वेन। और जैसे ही दिन निकलते गए जुम्मन की वाइफ करीमन का प्यार उनकी आंटी के लिए फीका पड़ता गया। शी फेल्ट द ओल्ड लेडी टू बी एन अननेसेसरी बर्डन ऑन हर मीन्स एंड एनर्जी। और उन्हें ऐसा लगने लग गया कि एक अनचाहा बोझ हैं वो खाला, और जो कि उनकी एनर्जी और उनका पैसा दोनों ही वेस्ट कर रही हैं। प्रेडिक्टेबली हर डिसलाइक फॉर द आंटी रिफ्लेक्टेड इन हर बिहेवियर टूवर्ड्स हर। हम ये भी कह सकते हैं कि वो अगर खाला को पसंद नहीं करती थी तो वो उनके एटीट्यूड में, उनके बिहेवियर में दिखता था। The aunt found the cold and frosty behavior of Juman's wife quite upsetting and hurtful, while Juman remained indifferent. तो आंटी को उनका नेचर, करीमन का नेचर अच्छा नहीं लगा। कोल्ड एंड फ्रस्टी को हम लोग रूड भी बोल सकते हैं। रूड बिहेवियर उनको अच्छा नहीं लगा और वो उससे अपसेट हो गई और हर्ट भी हो गई। जबकि जुमान इंडिफरेंट थे तब तक। जुमान जो थे वो बदले नहीं थे, उनका बिहेवियर अच्छा था। I wonder how long I have to look after this old woman. She has given us a little amount of money and now she behaves as if she owned us. Kariman made it a point to speak loudly so that she could be heard by the old woman. करीमन जो कि जुमान की वाइफ थी, उन्होंने ज़ोर से चिल्लाकर कहा कि मुझे नहीं पता कि हमें और कितना बूढ़ी वुमेन को, हमें ओल्ड वुमेन को कितना देख रेख करना पड़ेगा, और उन्होंने हमें कुछ ही पैसे दिए हैं और अब वो कुछ ऐसा बिहेव करती है कि उन्होंने हमें ख़रीद लिया है। और उन्होंने ये इतना तेज़ बोला कि वो खाला को सुनाई दे रहा था। At times, the aunt protested against the maltreatment, but she could do little to make the young lady mend her manners. तो आंटी ने कभी कभी प्रोटेस्ट भी किया, यानी कि कभी कभी उनको सामने भी उनकी जो माल ट्रीटमेंट मतलब क्या होता है कि गलत बिहेवियर, उनकी गलत बिहेवियर के ऊपर कभी कभी उन्होंने प्रोटेस्ट भी किया, लेकिन वो कुछ कर नहीं सकती थी ताकि वो उस यंग लेडी यानी कि करीमन को मैनर्स सिखा सके। Even the frugal meals she ate were hard to come by. और जो भी वो खाना खाती थी वो भी उनकी गले से नहीं उतरता था। When the खाला जान could no longer endure his humiliation, जब खाला जान ज़्यादा टाइम तक इस humiliation को, इस disrespect को टॉलरेट नहीं कर पाती हैं, झेल नहीं पाती हैं, she decided to live separately and asked for a small allowance for Juman so that she could cook her own meals. वो डिसाइड करती हैं कि वो सेपरेट रहेंगी और वो जुम्मन से हर महीने स्मॉल अलाउंस चाहती हैं ताकि वो अपना खुद का खाना बनाकर खा सकें। जुम्मन वॉज फ्यूरियस। यहाँ पे जुम्मन भड़क जाते हैं। वाई शुड आई गिव यू अ मंथली अलाउंस? मैं आपको मंथली अलाउंस क्यों दूँ? मैं आपको मंथली पैसे क्यों दूँ? डू आई नॉट फीड यू एंड क्लॉथ यू? क्या मैं आपको खाना और कपड़े नहीं दे रहा हूँ? एंड लुक आफ्टर ऑल योर नीड्स? और आपकी ज़रूरत की सारी चीज़ें मैं आपको नहीं दे रहा हूँ? यू वॉन्ट टू ह्यूमिलेट अस इन फ्रंट ऑफ द कम्युनिटी? क्या समाज के सामने आप हमें नीचा दिखाना चाहती हैं? द अनफॉर्चुनेट ओल्ड लेडीज़ माइजरी कंटिन्यूड। और फिर से जो ओल्ड लेडी थी खाला, जिनका अनफॉर्चुनेट यानी कि जिनकी किस्मत अच्छी नहीं थी, उनकी किस्मत उनका साथ नहीं दे रही थी और उनकी जो ये प्रॉब्लम्स थी वो कंटिन्यू हो रही थी। The aunt decided to approach the punch for an end to the injustice she was suffering in Juman's household. तो अब जो खाला जान है वो पंच को अप्रोच करती हैं। गांव में जो पंचायत होती है उसको, और पंचायत में जो 5 मेन मेंबर्स होते हैं उसको हम पंच बोलते हैं।
तो वो जुम्मन के घर में उनके साथ जो सफ़रिंग, जो पीड़ा उनको मिल रही थी, उस इनजस्टिस के, अन्याय के लिए एंड चाहती थी वो, और इसलिए उन्होंने पंच को अप्रोच किया था। जुम्मन वॉज नॉट परटर्ब्ड एट दिस। जुम्मन इससे अपसेट नहीं थे। इनफैक्ट ही वॉज क्वाइट कॉन्फिडेंट दैट द पीपल ऑफ द विलेज लाइक्ड हिम, और उन्हें कॉन्फिडेंस था कि गांव के लोग उन्हें पसंद करते हैं, एंड वुड बी ऑन हिज साइड रेदर देन टू लिसन टू एन ओल्ड वुमेन्स रैंटिंग। और उन्हें ऐसा लग रहा था कि गांव वाले उनका साथ देंगे और वो ओल्ड वुमेन की रैंटिंग, यानी कि उनकी जो दुखित कहानी है उसको नहीं सुनेंगे। इनफैक्ट ही वॉज सीक्रेटली पीस्ड। वो मन ही मन बहुत खुश भी थे। आई एम सिक ऑफ दिस डेली क्वारल्स, ही टोल्ड हिज वाइफ। जुम्मन अपनी वाइफ को बोलते हैं कि मैं ये डेली के झगड़ों से परेशान हो चुका हूँ। The old woman approached the villagers to narrate her woes and seek intervention of the पंच। ओल्ड वुमेन यही चाहती थी, यानी कि खाला यही चाहती थी कि गांव वालों के सामने वो अपनी कहानी सुनाए। टू नरेट हर वोज मतलब अपनी कहानी सुनाना, और वो चाहती थी कि पंच इंटरवेंट करे। इंटरवेंट करना मतलब कि दो जनों के बीच में अगर कोई मामला सुलझाने आता है तो उसको हम इंटरवेंशन बोलते हैं। तो वो चाहती थी कि पंच इंटरवेंट करे। Some gave her a patient sympathetic hearing, while some advised her to make it up with जुम्मन's wife। कुछ लोग उन्हें सांत्वना देते थे और कुछ लोग उन्हें एडवाइस करते थे कि तुम्हें जुम्मन की वाइफ के साथ समझौता कर लेना चाहिए। शी ड्रॉ लिटिल सॉलास फ्रॉम सच एडवाइस, और उसके साथ में वो उनकी जो ऐसी एडवाइसेस होती थी उनसे वो एग्री नहीं करती थी, बहुत कम एग्री करती थी। एट लास्ट टायर्ड एंड एग्जॉस्टेड, और सबसे लास्ट में थक और हार कर, शी कम टू अलगू चौधरी, वो अलगू चौधरी के पास आती हैं एंड रिक्वेस्टेड हिम टू अटेंड द पंचायत, और उन्हें पंचायत अटेंड करने के लिए रिक्वेस्ट करती हैं। He was quite uncomfortable and reluctant at the first, and said that he would rather not take direct part in the proceedings as Jummन was his close friend। तो अलगू चौधरी स्टार्टिंग में अनकंफर्टेबल होते हैं और वो मना करते हैं फर्स्ट में, पहली बार में, और वो यही चाहते हैं कि जुम्मन उनका बेस्ट फ्रेंड है, क्लोज फ्रेंड है, तो वो ऐसे पंचायत के मेंबर नहीं बनेंगे जहाँ पे उनको जुम्मन के खिलाफ फैसला देना पड़े। द आंट केप्ट साइलेंट फॉर अ वाइल एंड आस्क अलगू। आंटी थोड़ी देर के लिए चुप रहती हैं और फिर अलगू से पूछती हैं, वुड यू रैदर रिमेन साइलेंट एंड सी इनजस्टिस डन? तुम चुप रहकर अन्याय को देख सकते हो। इज़ योर फ्रेंडशिप मोर प्राइज देन ऑनेस्टी? क्या तुम्हारी ईमानदारी से बढ़कर तुम्हारी फ्रेंडशिप है? दिस इज़ एन इमीडिएट इम्पैक्ट ऑन अलगू एंड हिज कॉन्साइंस वॉज स्टिर्ड। और इस चीज़ का अलगू के ऊपर एक इमीडिएट इम्पैक्ट पड़ता है, वो गहरी सोच में पड़ जाते हैं और उनका जो कॉन्साइंस है वो तो पूरी तरीके से रुक जाता है, उनका मन रुक जाता है। फाइनली ही नॉक द डोर्स ऑफ द पंच। द पंचायत इज़ अ सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ रूरल इंडिया। और फाइनली वो पंच का दरवाज़ा खटखटाती है। पंचायत हमारे रूरल इंडिया का, रूरल इंडिया क्या बोलते हैं, जहाँ पर गांव होते हैं, बस्तियाँ होती है, तो रूरल इंडिया का एक पंचायत एडमिनिस्ट्रेशन का सिस्टम है जहाँ पर वेयर द इलेक्टेड और सिलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द विलेज टेक डिसीजंस फॉर द डेवलपमेंट एंड डे टू डे रनिंग ऑफ द विलेज। जहाँ पर विलेज वालों से ही जो इलेक्ट और सिलेक्ट हुए हैं वो रिप्रेजेंटेटिव्स वहाँ की गांव की डेवलपमेंट और दिनचर्या के डिसीजंस लेते हैं। इवन व्हेन देयर आर डिस्प्यूट्स इन द विलेजेस, जब विलेजेस में डिस्प्यूट्स होती हैं, लड़ाइयाँ होती हैं, इश्यूज़ होते हैं, द विलेजर्स अप्रोच द पंचायत फॉर इमीडिएट रेमेडियल मेजर्स। और उस टाइम पर विलेजर्स क्या करते हैं, पंचायत को अप्रोच करते हैं ताकि वो उनको रेमेडियल मेजर्स दे सकें। On the appointed day, the villagers assembled under a tree to conduct the proceedings। और उसी दिन विलेजर्स पेड़ के नीचे प्रोसीडिंग कंडक्ट करने के लिए, यानी कि पंचायत कंडक्ट करने के लिए आ जाते हैं। द ओल्ड लेडी मेड हर अपील। ओल्ड लेडी अपनी अपील देती हैं। Juman is my sister's son. I trusted him and gifted him my property, and now he refuses to look after me. I am a poor widow and the panchayat is my only hope। वो अपनी अपील देकर कहती हैं कि जुमन मेरी बेटी का बेटा है, सिस्टर का सन है, और मैंने उस पर ट्रस्ट करके मेरी प्रॉपर्टी उसे गिफ्ट कर दी है, और अब वो मेरी देख रेख करने से मुझे मना करता है। मैं एक गरीब विडो हूँ। विडो वो होती है जिनका हस्बैंड नहीं रहते हैं, और अब पंचायत ही मेरी आखिरी आशा है, ये उनकी अपील रहती है।
As the defendant was given the option to propose one person as the पंच, और जैसे ही हम एक इंसान को पंच सेलेक्ट करने का हेडमैन फॉर द सेशन, मतलब 5 रिप्रेजेंटेटिव में से एक हेड कौन रहेगा उसको सिलेक्ट करने का ऑप्शन रहता है, तो खाला जान Ramadan Mishra, who nursed a grudge against Juman, now arose and asked Juman to appoint a person of his choice as head punch. और रमादान मिश्रा जो किसी टाइम पर जुम्मन से क्या करते थे, नर्स्ड अ ग्रुज, मतलब कि उनसे खुश नहीं थे, वो जुम्मन से बोलते हैं कि वो अपनी पसंद के एक इंसान को हेड पंच चॉइस करें. वंस द पंचायत हैज़ पास दैट जजमेंट यू मस्ट अबाइड बाय इट, ही सेड. और फिर वो ये भी कहते हैं कि एक बार पंचायत ने जो फ़ैसला ले लिया तुम्हें उसको मानना पड़ेगा. जुम्मन रियलाइजिंग द मोस्ट ऑफ द प्रेजेंट वर अगेंस्ट हिम. जुम्मन को जब ये रियलाइज़ होता है कि बहुत सारे जितने भी प्रेजेंट है उसमें से बहुत सारे लोग उसके अगेंस्ट हैं, उनके साथ में नहीं है, उनके अपोजिट साइड है. डिस्क्रीटली रिप्लाइड दैट ही वुड हैव लीव द चॉइस टू हिज आंट. और वो कन्फ्यूजन में रिप्लाई देते हैं कि वो इस चॉइस आंटी को ही देना चाहेंगे. व्हेन द ओल्ड लेडी नॉमिनेटेड अलगू इट्स डियर फ्रेंड हिज डियर फ्रेंड, जुम्मन could hardly believe his luck. और वो जैसे ही आंटी पे चॉइस छोड़ते हैं तो आंटी अलगू को सिलेक्ट करती हैं एज द हेड पंच फॉर द टुडेज सेशन. तो जुम्मन बिलीव नहीं कर पाते हैं अपने लक पे कि उनकी किस्मत अच्छी है, उन्हें ऐसा लगता है. He felt assured that Algu would never pass a verdict that could harm his interest. और उनको पक्की वाली फीलिंग रहती है कि अलगू कभी उनके खिलाफ कुछ नहीं करेगा. Algu at first hesitated and reminded the aunt perhaps she was forgetting that Juman was his close friend. Algu पहले hesitate होते हैं, हिचकिचाते हैं और आंटी को रिमाइंड भी करवाते हैं कि जुमान मेरा क्लोज फ्रेंड है. The aunt said that she was aware of this fact, but she was also quite confident that Algu would follow the dictates of his conscience. आंटी कहती हैं कि मुझे ये चीज़ पता है कि तुम उसके अच्छे फ्रेंड हो, लेकिन वो इस चीज़ से भी कॉन्फिडेंस रखती हैं कि अलगू अपने कॉन्साइंस का, यानी कि अपने मन की जो सच्ची बात है, जो उनको सही लगता है, वो कभी नहीं भूलेंगे. द केस बिगिन. अलगू आस्क जुमान इफ़ ही हैड एनीथिंग टू से इन हिज डिफेंस. अलगू जुमान से पूछते हैं कि क्या उन्हें डिफेंस में कुछ कहना है. जुमान सेड दैट ही वॉज नॉट ऑब्लिज्ड टू पे हर एन अलाउंस एंड एज इट वॉज नॉट स्पेसिफाइड इन द डीड, ऑल्सो हर प्रॉपर्टी डिड नॉट फैच हिम इनफ टू पे हर. तो जुमान अपनी तरफ से कहते हैं कि अपने डिफेंस में कहते हैं कि वो अलाउंस, मतलब किसी भी तरीके का अलाउंस पे करने के लिए उनकी कोई ज़िम्मेदारी नहीं बनती, क्योंकि जो डीड उन्होंने साइन करी थी उसमें ऐसा कुछ भी नहीं लिखा था. और उनकी प्रॉपर्टी उन्हें इतना पैसा भी नहीं दे पाती है, खाला की प्रॉपर्टी इतना पैसा नहीं देती है कि वो मंथली अलाउंस दें अपनी खाला को. अलगू बीइंग वेल वर्स्ड इन लीगल मैटर्स. अलगू भी लीगल मैटर्स में वेल वर्स्ड थे, मतलब अच्छे से जानते थे. did not agree with जुम्मन's explanation. वो जुम्मन के explanation से agree नहीं करते थे. He questioned जुम्मन like a seasoned lawyer. वो एक professional lawyer के जैसे जुम्मन से क्वेश्चन कर रहे थे. जुम्मन was amazed and perplexed at the sudden change in his friend and stood dumbfounded. और जुम्मन बहुत ज़्यादा सरप्राइज हो चुके थे और इस सडन चेंज के कारण, अचानक जो उनके फ्रेंड में चेंज आया था उसके कारण वो डम्बफाउंडेड हो गए थे, मतलब कि खड़े हुए थे बौखलाए हुए. अलगू दैन प्रोनाउंस द वर्डिक्ट. अलगू फिर वर्डिक्ट के लिए प्रोनाउंस करते हैं, यानी कि कौन ज़िम्मेदार है इसका, गलती का ज़िम्मेदार कौन है. जुम्मन शेख, the considered opinion of the panchayat is that you can afford to pay your aunt a monthly allowance from the profit that her property fetches you. If you decide not to pay her, then you will have to return her property. जुम्मन शेख को अलगू कहते हैं कि पंचायत आपको कंसीडर करती है, उनके ओपिनियन में आपको अपनी खाला को मंथली अलाउंस देना पड़ेगा, और जो प्रॉपर्टी उनकी है वो प्रॉपर्टी जो भी आपको प्रॉफिट दे रही है उसमें से आप अफोर्ड कर सकते हो उनको पे करना, और अगर आप उनको पे नहीं करना चाहते हैं तो आपको उनकी प्रॉपर्टी उनको रिटर्न करनी पड़ेगी. द वर्डिक्ट शॉक्ड जुम्मन. जुम्मन को ये फ़ैसला
शॉकिंग लगा। ही कुड हार्डली बिलीव हिज ईयर्स एंड फेल्ट दैट अलगू हैड बिट्रेड हिम। वो अपने कानों पर विश्वास नहीं कर पा रहे थे और उन्हें ऐसा लग रहा था कि अलगू ने उन्हें धोखा दिया। रामधन मिश्रा एंड द अदर्स वर ओवरजॉयड एंड वर ऑल प्रेजेस फॉर अलगू। और रामधन मिश्रा के साथ बाकी सारे लोग खुश थे और वो अलगू की तारीफ़ कर रहे थे। दिस इंसिडेंट स्ट्रेन द रिलेशनशिप बिटवीन द टू फ्रेंड्स। इस इंसिडेंट के बाद में दो फ्रेंड्स की रिलेशनशिप टूट गई थी। दे वर नाउ सेल्डम सीन टुगेदर। अब उन्हें साथ में कोई नहीं देखता था। एंड इनफैक्ट अवॉइडेड ईच अदर। और एक दूसरे को वो अनदेखा करते थे। जुम्मन थॉट ऑफ नथिंग एक्सेप्ट हाउ ही कुड अवेंज हिज ह्यूमिलिएशन। जुम्मन को कुछ भी नहीं दिख रहा था, लेकिन सिर्फ उनको एक ही चीज़ लग रही थी कि वो इतनी बदनामी को कैसे अवेंज कर पाएंगे, कैसे झेल पाएंगे। ही डिड नॉट हैव टू वेट लॉन्ग। सून इनफ एन अपॉर्चुनिटी प्रेजेंटेड हिमसेल्फ। और कोई भी अगर उनको अपॉर्चुनिटी मिली तो वो इस बदनामी को हटाने के लिए थोड़ा सा भी वक्त नहीं लगाएंगे। वो अपने ऊपर से लगा हुआ दाग मिटाना चाहते थे। अलगू ओन्ड अ पेयर ऑफ हेल्दी बलक्स। अलगू के पास एक बैल का जोड़ा था जो कि हेल्दी था। बट अनफॉर्चुनेटली वन डाइड। लेकिन एक बैल उसमें से मर गया। हैविंग नो यूज़ फॉर अदर बुलक। दूसरे बैल का कोई यूज़ ना होने पर ही सोल्ड इट टू समझू साहू। अलगू ने वो बैल समझू साहू को बेच दिया। ही वॉज अ कार ड्राइवर हु प्रोमिस टू पे द प्राइस आफ्टर अ मंथ। समझू साहू एक कार ड्राइवर था, बैलगाड़ी चलाता था, और जिन्होंने बोला था कि मैं एक मंथ में इसके पैसे आपको दे दूंगा। समझू वॉज पिटी ट्रेडर हु कार्टेड गुड्स टू एंड फ्रो बिटवीन द विलेज एंड द नियरेस्ट टाउन। समझू एक पिटी ट्रेडर था। पिटी ट्रेडर वो होते हैं जो महंगी चीज़ें ना बेचते हैं और ना ख़रीदते हैं। तो वो सामान को गांव से नियरेस्ट टाउन तक पहुंचाता था और वहां से लाता था। द मोर ट्रिप्स ही मेड द मोर ही अर्न। जितने ट्रिप्स जाता था उतने ज़्यादा वो कमाता था। इन दिस ग्रीड टू मेक मोर, और ज़्यादा कमाने के लालच में, ही मेड द बलक स्लॉन्ग हार्डर एंड हार्डर। उसने उस बैल से बहुत काम करवाया। वन फेटफुल डे द ओवरवर्कड अंडर रेस्टेड बलक डाइड। और एक दिन जो ओवरवर्क जिसको मिला हुआ था, जिसको रेस्ट भी नहीं मिलता था, वो वाला बैल भी मर गया। Several months later, when अलगू asked for the price of the bullock, और बहुत सारे महीनों बाद जब अलगू ने बैल की प्राइस के पैसे मांगे, all that समझू साहू was prepared to do was offer अलगू his own bullock on loan for 2 months। और समझू साहू ने सोच रखा था कि वो अलगू को वही बैल 2 मंथ बाद बेच देगा। आफ्टर अ गुड डील ऑफ क्वारलिंग बिटवीन द पार्टीज़। और समझू साहू और अलगू में बहुत ज़्यादा लड़ाई होने के बाद द विलेजर्स एडवाइज दैम बोथ टू रिजॉल्व द मैटर बिफोर द पंचायत। विलेजर्स ने एडवाइस किया कि वो पंचायत में मैटर को ले जा सकते हैं और रिजॉल्व कर सकते हैं। When the panchayat had assembled, जब पंचायत आई, समझू was invited to suggest a name for the chair of पंच। और समझू को एक नेम सजेस्ट करने के लिए कहा गया जो कि पंच की चेयर ले सके एज अ हेड पंच। सेंसिंग एन अपॉर्चुनिटी, अपनी अपॉर्चुनिटी देखते हुए ही सजेस्टेड जुम्मान नेम। उन्होंने जुम्मान का नाम लिया क्योंकि उन्हें लग रहा था कि जुम्मान समझू की साइड लेंगे, क्योंकि वो अलगू से गुस्सा थे। अलगू वॉज क्लियरली डिसमेड एट द प्रोस्पेक्ट ऑफ जुम्मान हियरिंग हिज प्ली। और अलगू थोड़ी सी चिंता में आ गए थे क्योंकि जुम्मान उनकी प्ली अब सुनेगा। ही फेल्ट दैट ही कुड नॉट गेट अ फेवरेबल वर्डिक्ट फ्रॉम हिज फ्रेंड हु हैड बिकम अ फो बाय देन। और उन्हें ये फीलिंग आ रही थी कि उन्हें सही न्याय नहीं मिलेगा उनके उस फ्रेंड से जो कि अब उनके लिए फो बन चुका है, यानी कि एनिमी बन चुका है। विथ फियर एंड नर्वसनेस ही वेटेड द पंच वर्डिक्ट। और डर और नर्वसनेस के साथ में वो पंच के फैसले के लिए वेट करने लगे। फॉर जुम्मान इट वॉज़ अ बिग कॉल ऑफ कॉन्साइंस। जुम्मान के लिए उनके अंदर की, उनके मन की बात का एक बड़ा कॉल था, एक बड़ी अपॉर्चुनिटी थी। उन्होंने सोचा, आई श्योरली कांट अंडरमाइन द रेपुटेशन ऑफ द पंच बाय लेटिंग माई वेंचफुल एंड माइंड क्लाउड माई सेंस ऑफ जस्टिस। मैं पंच की रेपुटेशन को डिस्ट्रॉय नहीं होने दूंगा, क्योंकि सिर्फ इसलिए नहीं, क्योंकि मेरा दिमाग ये कह रहा है कि मुझे बदला लेना चाहिए, लेकिन मेरी सेंस ऑफ जस्टिस को यूज़ करके मैं पंच की रेपुटेशन को डिस्ट्रॉय नहीं होने दूंगा। द चेयर ऑफ द पंच इज़ टू सेक्योर्ड टू बी अ विक्टिम ऑफ माई पिटी माइंडेडनेस। और पंच की जो चेयर है वो इतनी प्योर है कि वो मेरी
मेंटेलिटी से, मेरी गलत मेंटेलिटी का विक्टिम नहीं बन सकती है। आफ्टर हियरिंग बोथ मैन, दोनों की ही बात सुनने के बाद, जुमन शेख प्रनाउंस द वर्डिक्ट, जुमन शेख ने अपना फ़ैसला सुनाया। वर्डिक्ट मतलब फ़ैसला सुनाना। समझू साहू मस्ट compensate अलगू by giving him the full price of पलक that had been agreed upon। समझू साहू को अलगू को कंपेंसेशन देना पड़ेगा बैल की पूरी प्राइस का जिस पे वो एग्री हुए थे। एंड समझू साहू वुड फेस पनिशमेंट फॉर इल ट्रीटिंग ऑफ द बुलक, और बैल के साथ गलत व्यवहार करने के लिए उनको पनिशमेंट भी मिलेगी। अलगू वॉज ओवरवेल्म्ड एट विद जॉय एट दिस डिसीजन, और इस डिसीजन के बाद में वो ओवरवेल्म हो गए थे। अलगू इमोशंस के से भर गए थे। ही लाउडली प्रेज द पंचायत, वो खुश थे और पंचायत की तारीफ़ कर रहे थे। एंड इंडीड दिस वाज जस्टिस एट इट्स बेस्ट, और वो यही कह रहे थे कि ये सबसे बेस्ट न्याय है। एवरीवन रियलाइज दैट द पंच इज़ द सिंबल ऑफ डेमोक्रेसी, हर किसी को ये रियलाइजेशन हुआ कि पंच डेमोक्रेसी का एक सिंबल है। डेमोक्रेसी मतलब कि लोकतंत्र का एक सिंबल है। ट्रूथ एंड इनजस्टिस, ट्रूथ मतलब सच्चाई और जस्टिस मतलब कि न्याय। तो सच्चाई, न्याय और डेमोक्रेसी का एक सिंबल है पंच। फ्रेंडशिप एंड एनिमिटी आर ऑफ नो डिफरेंस, फ्रेंडशिप हो या दुश्मनी हो कोई इम्पोर्टेंस नहीं रखती है जब व्हेन अ पर्सन इज़ प्लेस्ड इन अ रिप्रेजेंटेबल पोजीशन या रिस्पॉन्सिबल पोजीशन। तो जब एक इंसान को जिम्मेदारी वाली पोजीशन मिलती है तो उसके सामने कोई फ्रेंड नहीं होता और कोई दुश्मन नहीं होता। His conscience is awakened and he tries to prove इक्वल टू द टास्क, और उसका कॉन्साइंस जागा हुआ रहता है, उनका अंदर आंतरिक मन जागा हुआ रहता है और वो अपना टास्क सही करने के लिए कोशिश करते हैं। द टू फ्रेंड्स रियलाइज देयर मिस्टेक, दोनों ही फ्रेंड्स को अपनी मिस्टेक रियलाइज़ हुई। बरीड देयर पास्ट एंड बिकम फ्रेंड्स अगेन, उन्होंने अपने पास्ट को बुला दिया और वो फिर से फ्रेंड्स बन गए। द पंचायत रेपुटेशन ऑफ डिस्पेंसिंग फेयर वर्डिक्ट वॉज केप्ट, पंचायत की जो रेपुटेशन थी सही फेयर डिसीजन लेने की वो बनी रही। इट वॉज प्रूव दैट द वॉइस ऑफ पंचायत इज़ द वॉइस ऑफ और कॉन्साइन, और ये प्रूव हो गया था कि पंचायत की जो वॉइस होती है, पंचायत की जो आवाज़ होती है वो आवाज़ हमारे मन की होती है। इट इज़ द वॉइस ऑफ गॉड, और वो भगवान की आवाज़ होती है। सो हियर द चैप्टर इज़ complete. Students read this chapter and try to solve the next exercises by your own, and in the next week lecture we will be studying. Let's try questions of this chapter. Keep studying.